सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके लिए एक अलग से क्लास आएगी, एक अलग से वीडियो आएगा, उसको आप देखिए और सीखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की। ये कुछ वैसा ही है जैसा हम लोग कोई प्लॉट लेते हैं तो सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, बाउंड्री डिफाइन करते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक हमारा प्लॉट है और फिर उसके बाद में हम लोग अपना मकान बनाते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से सब पार्ट्स है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है। तो इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो यही होगा कि इसका मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ये हम लोग बात करेंगे इस वाले पार्ट में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। उसको हल करने के दो अलग अलग मेथड है। पहला है हमारा गुणनखंड विधि और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। इन दोनों को हम लोग अच्छे से खत्म करेंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है मूलों की प्रकृति, जिसको इंग्लिश में नेचर ऑफ रूट भी बोलते हैं। इसमें हम लोग द्विघात सूत्र और मूल कैसे क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो हम लोग कुछ बूस्टर डोज के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ और बात करेंगे, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे आपके पिछले साल का जो पेपर था 2022 का, उसके अंदर कुछ सवाल आए थे, उनको भी सॉल्व करके आपको बताएंगे कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये सवाल कितने आसान होने वाले हैं आपके लिए। और सबसे लास्ट में ये आपके लिए एक सरप्राइज है, मैं आपको एक सर्टिफिकेट देने वाला हूँ, सीखने का सर्टिफिकेट। अगर आप इसको पूरा करोगे तो ये आपके लिए एक सरप्राइज है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको देख के। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्या है और इसका मानक रूप क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, अभी आप भूल जाओगे, आपको कुछ नहीं पता। किसी ने आपके सामने ऐसा कुछ लिख दिया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और पूछ लिया ये क्या है। देखो, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा सोचिए और जो मैं पूछ रहा हूँ उसके बारे में आंसर देने का कोशिश कीजिए कि आपको पता है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि इसमें चर क्या है। देखो, चर वो होता है जिसकी वैल्यू बदलती है। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो x है ना, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, उसका मान हमें पता नहीं होता, इसलिए चर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास चर कितने हैं टोटल, मतलब टोटल वेरिएबल कितने हैं, तो वो कितने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ x है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और वो कितना है, 1 है। उसके बाद में दूसरा सवाल मेरा ये है कि इसकी घात कितनी है, डिग्री कितनी है। देखो, डिग्री क्या होती है, मतलब घात क्या होती है कि जो वेरिएबल होता है ना उसकी अधिकतम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है। देखो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, चर की पावर 1 है, और यहाँ पे चर की पावर कितनी है, 2 है। तो अधिकतम 2 हो गई, इसीलिए ऊपर जो लिखा है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तीसरा ये होगा कि ये समीकरण है या फिर बहुपद है। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लोगों को पता होता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसको सॉल्व करना और सब कुछ आता है, उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम रखोगे वो बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं होता कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, तो बहुपद को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, bx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। मैंने x², 2 पावर का कोई बहुपद ले लिया, 2 घात का कोई बहुपद ले लिया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। उसके बाद में मैंने क्या किया, जो px है ना उसको एक वैल्यू असाइन कर लिया कि हाँ ये वाला जो है ना, इसको मैंने बोल दिया कि हाँ px इक्वल टू, मान लो मेरा क्या है, 0 है। जब मैं इसको वैल्यू असाइन कर लूंगा ना तो ये बहुपद से क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण हो जाएगा। बहुपद से समीकरण कब होगा, जब हम उसको एक वैल्यू असाइन करेंगे। तो मैंने इस वाले पार्ट को बता दिया कि ये हमारा कितना है, 0 है। तो जैसे ही वैल्यू असाइन की वो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो अब जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ वो हमारा क्या है, समीकरण है, बहुपद नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से बताओ, जिसकी घात 2 है और जो समीकरण है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात, मतलब 2 घात वाला क्या है, समीकरण है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, द्विघात समीकरण। अब हम लोग देखेंगे इसका मानक रूप क्या है। देखो, मानक रूप ये होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे अगर आप जापान में जाओ, ठीक है, और वहाँ जाके लोगों को बताओ कि ये क्या है, तो वो जल्दी से इसको क्या बताएंगे, बोलेंगे द्विघात समीकरण। चलो, उनको हिंदी नहीं आता होगा, वो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि आपने इसको किस में लिखा है, एक मानक रूप में लिखा है, एक ऐसी फॉर्म में लिखा है कि पूरी दुनिया में द्विघात समीकरण को हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, इसीलिए इस वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप ऐसा ही होता है।
सबसे पहले हाईएस्ट पावर मतलब अधिकतम घात वाला पद लिखना है, फिर x का टर्म लिखना है, और फिर क्या लिखना है हमें, कांस्टेंट लिखना है, मतलब अचर पद लिखना है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि ए बी सी यहाँ पे क्या है, सो ए बी सी हमारी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी, जो आपने चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ा होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये रहेगा कि यहाँ पे ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही ए 0 हो जाएगा ये वाला टर्म हमारा हट जाएगा, तो ये द्विघात नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई पूछे कि ये द्विघात है या फिर नहीं है, तो आपको चेक करना है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जल्दी से एक प्रॉब्लम लेके आपको समझाते हैं। जैसे एक्सरसाइज 4.1 में एक सवाल पूछा है, इस मानक रूप पे आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे पूछेंगे कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है और ये पूछा है कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, इस केस में इसको सॉल्व करना होता है। आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इस -2 को मल्टीप्लाई करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, फिर आप पक्षांतरण करोगे और इसको सॉल्व करोगे। सो देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब -2 को मल्टीप्लाई करोगे, सो ये हो जाएगा -6 + 2x, और जब आप इक्वल के इधर लाओगे, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, +6 हो गया, और ये कितना हो गया, +2x का -2x हो गया। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गई, ठीक है, इस फॉर्म में आ गई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करोगे, इसको आपके मानक रूप से कंपेयर करोगे कि इसी फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो देखो x² का टर्म है ना, वो 0 नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं a कितना है, सो a हमारा कितना है, 1 है। क्या a 0 है, a 0 नहीं है। इसीलिए ये जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उसी के अकॉर्डिंग है। इसलिए आप यहाँ से डायरेक्टली लिख लोगे कि हाँ ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आपको मैंने एक टर्म दे दिया 5x² बराबर 0, क्या ये द्विघात होगा या नहीं होगा, ये मुझे आप कमेंट करके अभी बताओ। सो यहाँ से हमारा द्विघात समीकरण का जो मानक रूप वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। अब अगर आप यहाँ से हमारी टेबल को देखोगे तो हमने ये वाला पार्ट खत्म कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण का हल कैसे लिखते हैं। सो हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गुणनखंड विधि को। सो गुणनखंड विधि से अब आपको हल करना है, तो इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। सो देखो, इस मेथड में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पहला टर्म देखना और लास्ट टर्म देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे क्या है, x² मल्टीप्लाई बाई -10, ये दोनों कितना हो जाएगा, -10x²। अब आपको क्या करना है, जो बीच में टर्म लिखा है, मिडल टर्म लिखा है, वो हमारा कितना, -3x है। तो -3x को कुछ ऐसे स्प्लिट करना है कि उसके जो दोनों टुकड़े होंगे ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, -10x² आना चाहिए। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ये दिखे ना, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, -10x² होगा। यहाँ से आप -10 को देखिए, या फिर सबसे पहले 10 को देखिए। सो 10 के गुणनखंड मतलब 10 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, तो भैया हो सकता है 10 मल्टीप्लाई बाई 1 भी हो सकता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 भी हो सकता है। सो ये दो टाइप के हमारे गुणनखंड हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। अब हमें यहाँ पे कितना चाहिए, -3x। तो -3x क्या 10 और 1 को मैं अगर प्लस माइनस करूँ, सो 10 + 1 हमारा हो जाएगा 11, 10 - 1 कितना होगा, 9। तो किसी भी केस में हमें 3 नहीं मिल रहा, मतलब 3x हम लोग नहीं ला सकते इस वाले फैक्टर से, तो आप इसको काट दीजिए। उसके बाद में दूसरे फैक्टर को देखिए। सो 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है, मतलब हमें 3 मिल गया। अब जस्ट हमें कितना चाहिए, -3 चाहिए। तो -3 के लिए आप क्या करोगे, -5 + 2 कर लोगे। -5 + 2 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो -3x को आपको क्या लिखना है, यहाँ से -5x + 2x। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -5x मल्टीप्लाई बाई 2x, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, -10, और x मल्टीप्लाई बाई x कितना हो गया, x²। सो -10x² बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इसके टुकड़ों से आ रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। सो इन दोनों में से x हमारा कॉमन आ रहा है। सो जैसे ही आप x को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x - 5। ऐसे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, सो ये हो जाएगा x - 10 में से 2 कॉमन आएगा, x - 5 आएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आप जब कॉमन ले रहे हो तो ये वाला जो टर्म है ना, वो आपका सेम आ जाना चाहिए। तो उसके बाद में क्या करोगे, जब ये टर्म आपका सेम है तो अब की बार क्या करोगे, x - 5 को कॉमन लोगे। सो x - 5 को जैसे ही कॉमन लोगे, इसको जैसे ही आपने कॉमन लिया तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से +2 बन गया। सो x + 2 ये आ गया जब आपने x - 5 इससे कॉमन ले लिया। अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इस वाले द्विघात समीकरण के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो जैसे ही गुणनखंड हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जब आपको दिखे कि हाँ a मल्टीप्लाई बाई b
ये हमारा जीरो है। तो इस केस में दो केस कौन से हो सकते हैं, या तो मेरा ए जीरो हो, ठीक है, और या मेरा बी जीरो हो, मतलब कि या तो ये वाला टर्म जीरो या फिर ये वाला टर्म जीरो। तो जब आप x प्लस टू इजकल टू जीरो करोगे और दूसरे में क्या करोगे x माइनस फाइव इजकल टू जीरो करोगे, इससे आपको क्या मिलेगा, ये प्लस टू जब इक्वल के इधर जाएगा माइनस टू हो जाएगा, मतलब कि x इजकल टू माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस फाइव जब इधर जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा, तो x इजकल टू फाइव, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इस आंसर को लिखना कैसे है, तो सिंपल सा आप लिख लीजिए कि द्विघात समीकरण जो दे रखा है ना, इसके मूल क्या होंगे, माइनस टू और फाइव। कई बार हम लोग मूल को किससे लिखते हैं, अल्फा और बीटा से लिखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा लिख लिया। तो बड़े आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यही मेथड है हमारा क्या, गुणनखंड विधि। आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को लेके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपको यही करना है, बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब कुछ बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी ये बताया ना, ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग में ये सारी कुछ कैलकुलेशन करके बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। हमारा दूसरा मेथड है पूर्ण वर्ग विधि। इसको हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसमें कुछ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को अगर आप याद कर लोगे तो आप किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको बड़े आराम से पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ए को इसके डिवाइड में लेके जाना, मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन है उसको आपको a से डिवाइड करना। तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाई a मतलब 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको आपको कितना करना है, 1 करना है। हमेशा ये याद रखना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना करना है, 1। तो उसके लिए आप a से सबको डिवाइड करोगे। जब आप ऐसा कुछ लिखोगे, मान लो मैंने b बाई a को लिख दिया p और c बाई a को लिख दिया q, तो आपकी इस फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। अगर आपका गुणांक 1 है तब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गुणांक 1 नहीं है तो फिर आप उसको आगे सॉल्व कीजिए। उसके बाद में जो ये वाला स्टेप है, यही आपका ट्रिक है। इसमें आपको क्या करना है, जो p है ना उसको आधा करके स्क्वायर कर लीजिए। मतलब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस जो पी एक्स है ना, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, एक्स प्लस पी बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब जो p है ना उसका आधा करके स्क्वायर कर लीजिए। अगर यहाँ पे माइनस पी होगा तो आप यहाँ पे क्या पुट कर लीजिए, माइनस पी पुट कर लीजिए। अब आपको उसमें से जो आपने यहाँ पे स्क्वायर किया उसी को आप स्क्वायर करके घटा दीजिए। मतलब जो p बाई टू है ना, ऐसे ही आप p बाई टू का जो स्क्वायर है वो इसमें से घटा दीजिए, और उसके बाद में जो q है उसको आप वैसे लिखिए। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये मैंने यहाँ पे अपना जो ट्रिक वाला पार्ट है वो लिख लिया ताकि आप कंपेयर कर पाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है ना, सो 2 से सबको डिवाइड करना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2x, और यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा इस वाले स्टेप के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमारा जो p है वो कितना है, 1/2 है। तो हमें क्या करना है, p का आधा करना है, मतलब 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4। यही हमें यहाँ पे करना है। सो ये हो जाएगा हमारा x प्लस p बाई टू, मतलब 1/2 का स्क्वायर, और जो यहाँ पे है उसी को ही फिर क्या करो, स्क्वायर करके घटा लो। सो 1/4 का स्क्वायर यहाँ से आपने घटा दिया, और ये जो -3 है उसको आपने वैसे ही लिख दिया, क्योंकि जो q है उसको आपको वैसे ही लिखना है। सो जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, आगे का काम बहुत आसान है। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, लोग यहीं पे गलती करते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको सॉल्व करना। सो 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। दोनों का आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 49/16। जब आप इक्वल के इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 49/16। अब जो अगला स्टेप है वो भी अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्गमूल लेना है। सो वर्गमूल हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस में होगा, क्योंकि देखो अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे 25 का वर्गमूल बताओ, तो आप क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे, लेकिन वो गलत है। क्या होगा, प्लस भी 5 हो सकता है, -5 भी हो सकता है, क्योंकि जब 5 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 25 मिलेगा, और -5 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। सो +5 भी सही है, -5 भी सही है। तो हमेशा क्या लिखोगे वर्गमूल में, +-5, ये यहाँ से आप याद रखना। तो जब इस 49/16 का वर्गमूल लोगे तो वो कितना होगा, +-7/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सॉल्व करना है ना, तो एक बार आप प्लस वाला साइन लीजिए, एक बार आप माइनस वाला साइन लीजिए, दोनों आपको मूल मिल जाएंगे। सो एक बार मैंने क्या किया, +7/4 लिया, और दूसरी बार में क्या ले लिया, -7/4 ले लिया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इजकल टू 3/2, और यहाँ से आपका आएगा x इजकल टू -2। जस्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब +1/4 इधर जाएगा -1/4 हो जाएगा, ऐसे ये भी इधर जाएगा तो -1/4। सो 7 - 1 6,
6 डिवाइडेड बाई 4 3/2, ऐसे ही -7 -1 मतलब -8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो गया -2। ये हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अपने इंडेक्स पे जाते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या खत्म कर लिया है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमने द्विघात समीकरण का हल वाला पार्ट है वो भी बड़े अच्छे तरीके से सीख लिया है, दोनों मेथड को अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं मूलों की प्रकृति, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप अच्छे से देखना। मूलों की प्रकृति को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी, वो है हमारा द्विघात सूत्र। वो क्या होता है उसको समझते हैं। देखो द्विघात सूत्र को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जब द्विघात समीकरण में ए बी सी आपको मिल जाएंगे तो जस्ट आपको इस फॉर्मूले में रखना है ए बी सी, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, एक बार आप प्लस वाला साइन लोगे, एक बार आप माइनस वाला साइन लोगे, तो आप जैसे ही सॉल्व करोगे बड़े आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। इस पर हम लोग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज वाले पार्ट में करेंगे। ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ये हमारा हो जाता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप इसको याद कर लीजिए। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डी, जो स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल के अंदर जो लिखा रहता है ना उसको हम लोग डी से लिखते हैं। डी को हम लोग बोलते हैं विवेक्तिकर, या इंग्लिश में कई बार क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। वर्गमूल के अंदर वाला पार्ट है, ये याद रखना। कई बार लोग इसमें गलती ये करते हैं, इस पूरे वर्गमूल के साथ में क्या ले लेते हैं, इसको डी, वो आपका गलत है। जो वर्गमूल के अंदर है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, विवेक्तिकर लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बीच वाले टर्म का स्क्वायर माइनस 4 टाइम पहला पद और आखिरी जो पद का गुणांक है उसको हम लोग लिखते हैं। अब यहीं से हमारी आती है मूलों की प्रकृति। वो क्या होती है उसको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ से 3 केस हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब कि भैया जो विवेक्तिकर है वो 0 से बड़ा हो, उसका मान मान लो 5, 10, 15 ऐसा कुछ आ रहा है। एक हो सकता है ये 0 के बराबर आ जाए, जब आप इसको सॉल्व करो ये कितना हो जाए, 0 हो जाए। और तीसरा केस हो सकता है ये नेगेटिव हो जाए, मतलब कि इसका मान क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, -5, -10 ऐसा कुछ मान आए। इन तीनों को देख के हम लोग बता सकते हैं कि जो मूल निकलेंगे ना उसकी प्रकृति कैसे होने वाली है। जब पहला केस होगा जिसमें ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब 2 वास्तविक मूल होंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। और जैसे ही 0 आएगा तो वो क्या होने वाले, 2 बराबर वास्तविक मूल आने वाले। थोड़ा सा यहाँ से आप दिमाग लगाइए कि जब आपका डी 0 हो गया, मतलब ये वाला पद 0 हो गया, मतलब प्लस और माइनस दोनों के बाद में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप 0 को जोड़ो घटाओगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएंगे, 2 बराबर होंगे लेकिन वास्तविक मूल रहेंगे अभी भी। लेकिन एक चीज आप यहां से ध्यान रखना कि वर्गमूल के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो तो सकती है लेकिन जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल नहीं रहेगा, मतलब वास्तविक नहीं रहेगा, वो काल्पनिक हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर मान लो आप क्या -15, इसका मतलब क्या हो गया, डी की वैल्यू आपकी कितनी है, -15। डी की वैल्यू जैसे ही -15 आएगी, मतलब वर्गमूल के अंदर -15 आएगा तो वो चीज़ वास्तविक नहीं रहेगी। आप इसको आगे पढ़ोगे, आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि जब माइनस आ जाता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको यही समझना है कि जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी आपको क्या बताना है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब कि वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो जब भी आपको कोई पूछे ना कि मूलों की प्रकृति निकालो तो आपको डी की वैल्यू निकालनी है। पॉजिटिव आ गई तो 2 भिन्न वास्तविक मूल, 0 आ गई तो 2 बराबर वास्तविक मूल, और जैसे नेगेटिव आएगी तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप उसको याद रखिए। देखो आप ट्रिक में ये याद रख सकते हो कि वर्गमूल में माइनस हमें अच्छा नहीं लगता, कि वर्गमूल में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें कोई वास्तविक मूल नहीं मिलता, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये जस्ट आप ट्रिक के फॉर्म में याद रख लीजिए। बाकी 2 केस आपके लिए बहुत आसान है। 0 वाला तो मैंने बता दिया कि +-0 मतलब समान रहेगा, और जैसे ही ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस में भी कुछ वैल्यू आएगी, माइनस में कुछ वैल्यू आएगी, हम सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आपका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने इंडेक्स में देखते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने जो मूलों का प्रकृति है इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। आपकी जो थ्योरी है उसको हमने बड़े आराम से कंप्लीट कर लिया। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप बड़े आराम से सीख जाओगे। तो अब हम लोग देखते हैं पिछले वर्ष परीक्षा से कुछ प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, वो कितने आसान है अब आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये 2022 का सवाल है। इसमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है और बोला है कि इसके मूलों की हमें क्या करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है।
सो मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ से क्या लिखोगे आप, ए बी सी की वैल्यू लिखोगे। तो जैसे ही आप ए बी सी की वैल्यू देखोगे, इससे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, सो ए 4 हो जाएगा, बी -5 हो जाएगा, सी हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद में मैंने बताया था आप क्या लिखोगे, आप डी की वैल्यू निकालोगे विविक्ति करके। सो जो डी होता है वो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे ही आप ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। अब आप अपनी थ्योरी वाले पार्ट को याद कीजिए, उसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से देखा था कि जब भी हमारा पॉजिटिव आ जाए, वर्गमूल के अंदर डी होता है ना, सो डी जैसे ही पॉजिटिव आ जाए उसका मतलब क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो आपको सिंपली यहाँ से डायरेक्टली क्या लिखना है कि भैया जो आपको ने द्विघात समीकरण दे रखा है उसके मूलों की प्रकृति यही होगी कि इसके क्या है, दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। अब आप यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा है तो बोर्ड एग्जाम के सवाल आप बड़े आराम से यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। सो अब हमने ये भी खत्म कर लिया। अब हम लोग देखते हैं आपका प्रमाण पत्र, जो मैंने बताया था कि आपके लिए सरप्राइज है, उसको मैं बताता हूँ वो क्या है। सो देखो, ये मैंने सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो मेरे वीडियोस अच्छे से देखते हैं। तो मैंने आपके लिए बनाया कि आपने जो द्विघात समीकरण का थ्योरी वाला पार्ट है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ये आपकी सफलता का प्रमाण पत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए अपने साथ में और ये हमेशा देखिए कि हाँ आपने एजुकेशन फ्रॉम होम से एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो लास्ट में आपको मैं यही बोलूँगा कि ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम। और अगर आपको हमारा पार्ट अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा वाला पार्ट आपको अच्छा लगा। इसके अलावा हम लोग इस टाइप के बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाले हैं और आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं।